मेरे इस ट्रक के बिजनेस ने मुझे माला माल कर दिया था और दिन में लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा का मुझे प्रॉफिट हो रहा था। मैंने अपने छोटे से ट्रांसपोर्ट बिजनेस को एक पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में चेंज कर लिया था। कंपनी में काफी नए लोगों को मैंने हायर भी किया था और आजकल सारा काम ऑनलाइन होता था और मैंने पर्सनल असिस्टेंट को भी हायर कर लिया था जिसका नाम था कैडबरी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मूसा, आज के काम की सारी रिपोर्ट रेडी है। आज टोटल 27 जगह पे डिलीवरी करनी है। और नए ट्रक्स के ऑर्डर का क्या हुआ कैडबरी? आपने जितने ट्रक का ऑर्डर दिया था हमने वो सारे के सारे ट्रक मंगवा लिए हैं और 1 घंटे में वो विसापुर पहुंच भी जाएंगे। ठीक है कैडबरी, अगर ऐसा है तो 2-3 एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर्स को विसापुर भेज दो, वो ट्रक्स का इंस्पेक्शन कर लेंगे। सर ट्रक को चेक करने के लिए हमें खुद ही जाना होगा। क्या मतलब ट्रक्स का इंस्पेक्शन करने के लिए हमें खुद जाना होगा? ड्राइवर्स का क्या हुआ? सच में सर एक भी ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। सर सुलेमान भाई तो कल अमरावती निकल गए हैं, चंगू मंगू जम्मनडट्टी गए हैं, राकेश भाई तो दारू पी के सो के पड़े हैं और बबलू भाई का तो कुत्ता ही मर गया और बाकी सारे ड्राइवर तो अपनी शिफ्ट पे आएंगे ना। और गफूर भाई का क्या हुआ? वो भी आने वाला था ना? सर गफूर भाई है नहीं थे, किसी ने उनका था कर दिया। अब ये सुनने के बाद मैं कैडबरी को बोलता हूँ ठीक है चलो खुद ही ट्रक का इंस्पेक्शन करके आते हैं। और वैसे भी आज मुझे ज्यादा काम नहीं था तो ये बेटर रहेगा कि कंपनी के ट्रक्स का इंस्पेक्शन मैं खुद ही जाके कर लूँ। तो इसलिए मैं बिल्डिंग से निकल के अपने नई नवीली गाड़ी में बैठ जाता हूँ। सर सीट बेल्ट पहन लीजिए, आपकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मैं तो बस यही सोच रहा था कि जितने ज्यादा ट्रक्स उतना ज्यादा प्रॉफिट। अब हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं और आधा घंटा ड्राइव करने के बाद हम लोग विसापुर बल्लारशाह पहुँच जाते हैं। देखिए सर हम पहुँच गए। इन सारे ट्रक्स को मंगाने के लिए लगभग हमने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा किया था और उम्मीद तो यही थी कि रास्ते में आते आते कोई ट्रक बस डैमेज ना हुआ हो वरना नुकसान हो जाएगा। तो सर जैसा कि आपने कहा था मैंने सारे के सारे ट्रक्स ऑर्डर कर दिए, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए सर। ठीक है कैडबरी, तो फिर बताना शुरू करो। तो ठीक है सर, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने ट्रेलर ट्रक से। ये है हमारा टाटा प्रीमा ट्रेलर ट्रक 5530 इसकी बैजिंग है। हमारे इंडियन ट्रक में सबसे बेहतर इंटीरियर इसी ट्रक का है जी, एकदम प्रीमियम और लग्जरी। इसकी हाई क्वालिटी चेसी है और पेड लोड कैपेसिटी सुन के तो आप हैरान ही हो जाओगे। टोटल 4 यूनिट्स बुलाई है सर जी इसके हमने। वाह कैडबरी क्या बात है, इसी टाइप के ट्रेलर ट्रक की तो हमारी कंपनी में सख्त जरूरत थी। लेकिन मैंने तुम्हें लाइट ब्यूटी ट्रक के बारे में भी बोला था, वो कौन सा मंगवाया है? हमने हल्के कामों के लिए थोड़ा हल्का ट्रक चूज किया है जो कि हमारे ट्रक ड्राइवर्स की पहली पसंद, टाटा 407। यह ब्रांड न्यू 2025 का FE गोल्ड एडिशन। ये ट्रक हमें छोटे मोटे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत काम आएगा। इसकी भी पेलोड कैपेसिटी लाजवाब है और प्रीमा की तरह मैंने इसके भी 4 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं। तो सर जैसा कि आपने देखा ये टोटल 8 ट्रक है जो मैंने ऑर्डर किए हैं। जरा 1 मिनट सर, मेरा फोन बच रहा है। हेलो क्या? हाँ ठीक है ओके। किसका फोन आया है कैडबरी और क्या बातें हो रही है? सर सपना टाकिस की तरफ से ऑर्डर आया है गिट्टी उठाने का और मेरे ख्याल से सर हमारे 407 ये काम के लिए काम आ सकते हैं। 407 तो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, लेकिन दिक्कत ये थी कि अभी हमारे पास ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं थे। तो कैडबरी बोलने लगता है सर ये कैसा रहेगा कि अगर मैं नाइट शिफ्ट वाले ड्राइवर्स को अभी ही बुला लूँ तो? कैडबरी का ये आइडिया मुझे बढ़िया लगता है तो मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और मैं उसे ये भी बोलता हूँ कि सारे ड्राइवर्स को 5-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे देना क्योंकि वो सारे के सारे अपनी नींद तोड़ के यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे। बात कंफर्म होने के बाद हम लोग सपना टाकिस पहुंच जाते हैं और हमारा क्लाइंट बोलने लगता है तो मूसा भाई देखो, अपने को गिट्टी सपना टाकिस के पीछे से उठाने का है, वनी में जाके छोड़ना है। तो इसके लिए तुम्हारे पास कौन से ट्रक अवेलेबल है? फिलहाल तो हमारे पास 407 है, वो भी 4। लेकिन अगर आप अपना बजट बढ़ाएंगे तो मैं आपके लिए टिप्पर ट्रक भी बुलवा सकता हूँ। नहीं रे बाबा, अपन उतने अमीर नहीं है डंपर फंपर बुलाने के लिए। पर से साला रैत वाली की तरफ से गए तो गिट्टी चोरी होती। अब क्लाइंट की ये बात सुनने के बाद मैं उसे बोलता हूँ कि सर जी मैं आपका मतलब नहीं समझा, गिट्टी चोरी होना कौन चोरी करता है, क्या आप जरा विस्तार में बताएंगे? बाबू तेको गिट्टी चोर का मतलब नहीं मालूम? सैंड माफिया। कल की बात है, कल मेरा ड्राइवर ना ये बाईपास पे गया, अब उसको खर्रे की तलब हुई तो उसने अपना ट्रक साइड में लगाया, खर्रा घोट रहा। अब वो खर्रा मुंह में डालते ही बोला तो उतने में उसकी गिट्टी भी गायब और ट्रक भी गायब। ये बात सुनने के बाद मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे ट्रक्स तो पूरे महाराष्ट्र में चलते हैं। लेकिन फिर वो क्लाइंट कह रहा था कि ये लोग मोस्टली कंस्ट्रक्शन और रेती जैसे सामान पे ही अपना हाथ मारते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ न तंबाकू खाऊंगा न किसी को खिलाने दूंगा। लेकिन फिर भी मैं अपने क्लाइंट को भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। मेरी बात मानने के बाद वो क्लाइंट फाइनली पेमेंट कर देता है और अब हमारे सारे के सारे नए नवेले 407 काम करने के लिए तैयार थे। कितनी हैरानी की बात थी कि हमारे ट्रक्स की अभी तक तो नंबर प्लेट भी नहीं आई थी, लेकिन इन्हें काम ऑलरेडी मिल चुका था। सारी की सारी रेती हमने अपने ट्रक्स के अंदर लोड कर ली थी और आज का गोल तो बस यही था कि ये सारी की सारी रेती को बिना किसी तकलीफ के वनी पहुंचाए। और आज तो ड्राइवर्स काफी ज्यादा मुश्किल से अरेंज हुए थे। मैं तो ऑलरेडी सबको एक्स्ट्रा 5000 रुपए दे रहा था, लेकिन सबने भाई यहाँ पे 2-2 हजार रुपए और एक्स्ट्रा मांग लिए। लेकिन क्योंकि ये मेरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए मैंने सारे ड्राइवर्स को 7-7 हजार रुपए दे दिए थे। अब हमने सारे के सारे ट्रक्स की चेकिंग कर ली थी, सारा के सारा सामान लोड हो चुका था, तो अब बारी थी ट्रक्स के निकलने की। जाओ दोस्तों सीधे वनी जाओ, बीच में खर्रा खाने के लिए मत रुकना। अब ड्राइवर्स अपने ट्रक को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके फॉर्मेशन में हमारे ट्रक्स निकल पड़ते हैं सैंड को लेके वनी की तरफ।
अब बात की जाए इन टाटा 407 ट्रक्स की, तो ये अपने इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट और भरोसेमंद ट्रक्स में से एक है। ये ट्रक्स चलने में काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं, मेंटेनेंस काफी बढ़िया हो गया है और BS6 में अपग्रेड होने के बाद तो अब इसमें AC वगैरह भी और नए सारे फीचर्स भी आ रहे थे। और जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा जरूर है कि 407 मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर मैंने इसके साथ ही अपना पहला ट्रक बिजनेस शुरू किया था। अब हम सभी तो अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लोग घुग्गुस की तरफ पहुंचे और वहाँ पे जंगल लगा तो हमें हमारे सामने कुछ दिखाई दिया। सामने कुछ लोगों ने पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक करके रखा था। देखने से तो इन लोगों के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। पहले तो दिमाग में आया कि जल्दी से रिवर्स करके यहाँ से भाग लिया जाए, लेकिन क्या पता अगर इनके पास गन्स हुई तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सर मेरे ख्याल से ये वही लोग हैं जिसके बारे में वो गिट्टी वाला बोल रहा था। आज तो अपना माल गया सर। मैं कैडबरी को शांत रहने को बोल रहा था, लेकिन तभी एक आवाज आती है सामने से। बोले तो बाटा भाई के एरिया में आया कौन, वो भी गिट्टी लेके। अपने पोट्टे आए गिट्टी चोरने को मेरी जान। हाँ मेरी जान। सर मैंने कहा था ये लोग सैंड माफिया है, हमें भाग जाना चाहिए। अब मैं गाड़ी से बाहर निकल के कैडबरी को बोलने लगता हूँ कि तुम फिक्र मत करो, मैं बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उस बंदे के पास चल जाता हूँ जो कि मुझे बोलने लगता है, तो तू है वो मूसा जो चंद्रपुर में आजकल बहुत छाया हुआ है। मैंने सुना है कि तेरा धंधा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अब ये सुनने के बाद मैं उस बंदे को बोलने लगता हूँ कि अरे कहाँ बाटा भाई, 1 महीना तो हुआ है मेरे धंधे को शुरू हुए। छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी है मेरी, मुश्किल से 20-30 डेली ऑर्डर आते हैं। ट्रक भी आपको जितने दिख रहे ना वो मोस्टली किराए पे है मेरे। बस मैंने अभी आज के दिन ही नए ट्रक्स खरीदा हूँ। तो मेरी ये सारी बातों को कट करके वो बोलने लगता है, धंधा अच्छे से चलाने का ना बाबू, तेरे को बाटा भाई को हफ्ता दे। अब मैं तो इन लोगों का इरादा जान गया था, लेकिन फिर भी मैं अनजान बनने की कोशिश करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई ये हफ्ता क्या होता है। अबे बोले तो हफ्ता हफ्ता, बोले तो प्रोटेक्शन मनी इंग्लिश में बोलते हैं उसको। हाँ ओ अच्छा, इस बारे में बात कर रहे हो आप। तो मुझे कितना हफ्ता देना पड़ेगा आपको, मतलब प्रोटेक्शन मनी? तेरा धंधा जोरों शोरों से चल रहा है ना, वो ट्रक है तेरे पास, 10 लाख बना ले अपना महीना। फिर हम तुझे प्रोटेक्ट करेंगे बाटा भाई के लिए। अरे प्रोटेक्शन की जरूरत तो तुझे है सिंगल हड्डी। और बाटा भाई सुन ले, 10 लाख तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं तुझे 10 रुपया भी नहीं देने वाला, समझना ना। जरा सा है ट्रक ठीक है। अरे लो करिया ताचा ट्रक लुटन दे। थामना बाबू, थामना देता हूँ, दे तो। आप प्लीज नॉर्मल बात कीजिए बाटा भाई, मैं अपने एक दोस्त को कॉल करता हूँ और वो आपको पैसा दे देगा। बाटा भाई जरा आप फोन पे पेटीएम कुछ यूज करते हो क्या? जल्दी से अपना QR कोड दो, मैं फटाफट पे कर देता हूँ। ए बाबू, अपने को फोन पे वगैरह नहीं चलता, सीधा कैश है तो बात कर, वरना हम ट्रक लेके जा रहे। ठीक है बाटा भाई, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने एक दोस्त को बुलाना ही पड़ेगा जो आपको यहाँ पे आके कैश देने वाला है, और उस दोस्त का नाम है मावेश। मला माफ करा भाऊ, मला माफ करा। अरे सर जी, आपने बिन हफ्ता दिए उन गुंडों को रोका कैसे? मावेश का नाम सुन के अच्छे गुंडों की टाइटाई फेस हो जाती है। हाँ मानता हूँ मावेश ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन उसका नाम लेने से बहुत सारी चीजें मेरी आसान हो जाती है। और अब फाइनली हम लोग वनी पहुँच गए थे। अरे वाह वाह वाह, तुम तो वक्त से पहले ही गिट्टी को लेके आ गए, और इस बार तो गिट्टी चोरी भी नहीं हुई। रेती चोरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे भी कुछ कनेक्शन है भाई। हाँ जी सर, इस सैंड माफिया वालों ने हम जिसको जीना मुश्किल कर रखा है। एक दिन कोई ना कोई इनका डर जरूर खत्म करेगा, ऐसा मुझे नहीं मेरे बेटे को लगता है। सैंड माफिया का डर खत्म हो या फिर ना हो, लेकिन मावेश से उन लोगों की बहुत पट्टी है, इस बारे में मुझे पता चल गया था। सर आपका फिर से बहुत शुक्रिया, अभी मैं आपकी पेमेंट करवा देता हूँ। और सर जी हमारा नंबर सेव कर लेना, हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है। अब ये काम तो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब हमें जाना था पुणे, क्योंकि वहाँ से हमें आज ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर पिकअप करना था जो कि हमने अपने पूरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आज तक नहीं किया। और ये ऑर्डर अगर कामयाब हो जाता है तो मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी की रेपुटेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो बस फिर क्या था, कैडबरी और मैं गाड़ी में बैठ जाते हैं और ऑलमोस्ट पूरे 13 घंटे के सफर के बाद फाइनली हम लोग अगली सुबह पुणे पहुंच जाते हैं। और पुणे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले हम अपने क्लाइंट से मीटिंग करते हैं और वो हमें बोलने लगता है, गुड इवनिंग जेंटलमैन, तो यही है वो सारी गाड़ियाँ जो आपको नागपुर की बीबीटी शोरूम में डिलीवर करनी है। और ये सारी की सारी गाड़ियाँ मामूली नहीं थी, ये थी BMW M3, टोयोटा की सुपरा, बुगाटी टॉरबिलियन, मैक्लेरन F1, फरारी की SF50 और पूरे इंडिया में सिर्फ एक रोल्स रॉयस स्पेक्टर। ये पहली बार था जब हमें इतनी सारी हाइपर लग्जरी कार्स को ट्रांसपोर्ट करना था, वो भी अपने ट्रक्स में। और ये काफी जिम्मेदारी का काम होने वाला था, हर कोई इसे नहीं कर सकता। तो मतलब इन सारी की सारी गाड़ियों को नागपुर में 3 घंटे में डिलीवर करना है ना? लेकिन सर हमारे शेड्यूल के हिसाब से ड्राइवर का थोड़ा इशू चल रहा है। तो ये बात सुनने के बाद हमारे क्लाइंट बोलने लगते हैं, जेंटलमैन, अगर आपके पास ड्राइवर से नहीं है तो आप हमारी कार्स को ट्रांसपोर्ट करोगे कैसे? अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, इन सारी गाड़ियों को अब मैं डिलीवर करूंगा, वो भी खुद से ट्रक चला के। इनको डिलीवर करना अब मेरी जिम्मेदारी है। सर आप जाएंगे? नहीं सर, ये रिस्की होगा, इतनी सारी स्पोर्ट्स कार एक ट्रक में लेके जाना, वो भी आप, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कैडबरी के साथ साथ हमारे क्लाइंट भी बोल रहे थे कि सर क्या वाकई आप सारी की सारी कार्स को खुद ट्रक चला के डिलीवर कर पाओगे? तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि सर ट्रक चलाने का मुझे भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और ये ट्रक की बिजनेस की शुरुआत मैंने ही की थी। मैं आपकी सारी कार्स को विदाउट एनी सिंगल स्क्रैच नागपुर पहुँचा दूंगा। ओके सर, आप 50% पेमेंट कर दीजिए, हम आपकी गाड़ियों को लेके चल जाएंगे।
करेंगे। अब फाइनली हमारे क्लाइंट एग्री कर जाते हैं और उसके बाद वो 50% पेमेंट कर देते हैं। फिर मैं सारी कार्स को एक एक करके ट्रक के अंदर लोड करवा देता हूँ। एक बार सारी गाड़ियाँ ट्रक के अंदर अच्छे से लोड हो जाने के बाद मैं ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट करके मैं सीधा निकल पड़ता हूँ पुणे से लेके नागपुर की तरफ। ये तो काफी लंबा सफर होने वाला था, लेकिन जो ट्रक मैं चला रहा था उसे थोड़ी देर चलाने के बाद ही मालूम पड़ा कि ये तो काफी कंफर्टेबल ट्रक है। सिग्ना के मुकाबले देखा जाए तो ये चलने में 5 गुना ज्यादा स्मूथ था और इसकी हैंडलिंग और कंट्रोल का तो मैं फैन हो गया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं 55 टन का ट्रक चला रहा हूँ। काफी ज्यादा स्मूथ स्टीयरिंग, कैबिन के अंदर कोई नॉइज नहीं और पिकअप तो ये ऐसे पकड़ता है कि ये ट्रक नहीं कोई कार हो। फन फैक्ट बताओ तो पहले टाटा प्रीमियर ट्रक की रेसिंग भी हुआ करती थी और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये ट्रक सबसे ज्यादा पावरफुल और बढ़िया है। अगर मैं इसे रोज भी चला लूं तो मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये बहुत जरूरी होता है कि जब हम इस तरीके के लग्जरी कार्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास एक बढ़िया सा ट्रैक्टर ट्रेलर ट्रक होना चाहिए, क्योंकि इन गाड़ियों में अगर एक भी स्क्रैच लगा तो मेरा तो लाखों का घाटा हो जाएगा। ऊपर से रॉयल्स रॉयस, बुगाटी और फरारी जैसे गाड़ियों को तो स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है। अब ऐसा करते करते मैं पुणे की सिटी को फाइनली पार कर लेता हूँ और अपने सिटी के बाहर आ गया था और देखते ही देखते अब हम नेशनल हाईवे की तरफ पहुँच गए थे। और सच में मुझे रास्ते में नजारे काफी बढ़िया दिखाई दे रहे थे, मतलब लिटरली नदी, पहाड़, समुद्र, हर एक चीज मुझे बढ़िया लग रही थी। मैंने तो बढ़िया एसी शुरू करके अपने टिपिकल ट्रक ड्राइवर्स वाली प्लेलिस्ट लगा दी थी। मुझे से मोहब्बत का इजहार करती काश कोई। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक खतरा मेरे पीछे आ रहा है। अचानक से क्रैम बगी गाड़ी मेरा पीछा करने लग गई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने मेरे ट्रक को लिटरली उड़ा दिया। पहले 5 सेकंड में तो समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरा ट्रक हवा में था, मैं भी हवा में था और समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या और क्यों हो रहा है। उस रैम बगी वाली गाड़ी की वजह से मेरे ट्रक का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन शुक्र है टाटा की सेफ्टी का मुझे खरोच भी नहीं आई थी। लेकिन मेरे सामने कोई था। 2.0 अरे दोस्तों, मैं हूँ नया बग्गी मैन। बगी मैन, ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लगता है, पता नहीं क्यों। तुम जो सोच रहे हो मैं वही करने आया हूँ। ए बॉयज, जल्दी आओ इधर। ओ भाई बोलो तो बना गया भाई, ये चोर है, ये चोर है, ये बबले चोर है। बॉयज जल्दी इस ट्रक के ट्रेलर को सीधा करो। चलो 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 चलो। मारो, सीधा कर दो। भाई, अरे भाई ट्रक तो सीधा हो गया, पर इन गाड़ियों का क्या करेंगे? 4 पहिए है ना, तो गाड़ी को चला के लेके जाने का। जिसको जो जमती वो गाड़ी पकड़ के भागो, यहाँ से भागो। अभी अनजान लोगों ने गाड़ियों को ट्रक से उतार लिया था, तो चलो दोस्तों यहाँ से हम निकलते हैं। और इसके बाद वो सारी गाड़ियों को चुरा के वहाँ से भागने लग गए थे। मैं बाहर होता था इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता, लेकिन क्योंकि मेरे ट्रक का डोर जाम हो चुका था और जब तक मैं ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा तब तक ये लोग सारी गाड़ियों को चुरा के वहाँ से भाग चुके थे। फाइनली मैं किसी तरीके से ट्रक का दरवाजा खोल के बाहर निकलता हूँ और मुझे मालूम पड़ता है कि इन्होंने सारा ट्रेलर खाली कर दिया। पहली बार मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसका सत्यानाश हो चुका था। मैं तो अब अपनी सारी उम्मीद को खो चुका था, लेकिन तभी मैं ट्रेलर की तरफ देखता हूँ कि वो लोग एक गाड़ी को तो छोड़ के गए हैं। मैंने देखा कि BMW M3 तो अभी तक ट्रेलर पे ही रखी हुई है और इस गाड़ी को देख के मुझे लगा कि शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। मैं BMW में बैठ के ट्रेलर से उसे सीधा जंप करवा देता हूँ और फिर मैं पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ियों को वापस लेने के लिए निकल पड़ता हूँ। ये लोग मुझसे अब नहीं बचने वाले थे। मैं तो यहाँ पे निकल गया था, लेकिन वो सारे के सारे चोर तो काफी ज्यादा खुश थे इतनी बड़ी रॉबरी करके। बीड़ू, आज अपन ने बड़ा हाथ मार लिया, ये देख बुगाटी है, बुगाटी। लेकिन उन लोगों की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ियों को वापस लेने के लिए आ रहा था। इन लोगों को कैचअप करते ही मैंने तबाही मचाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो मैंने इन चोरों का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की और फिर गोली चलाने भी शुरू कर दी। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? मुझे लग रहा था कि मैं रोड ब्लॉक करके किसी तरीके से अपनी गाड़ियों को रिकवर कर लूंगा, लेकिन ये लोग तो पूरी तरीके से लड़ाई पे उतर आए थे और मुझे ही ठोक के आगे भागने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि इन लोगों की ऐसी की तहसील करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैंने रॉयल्स रॉयस स्पेक्टर को अपना शिकार बनाया। मैं उसके ऊपर गोलियां चलाई जा रहा था लगातार। इवन मैंने फुल रफ्तार से उसे ठोकने की भी कोशिश की, लेकिन मैं उसका बैलेंस बिगाड़ने में बिल्कुल नाकाम रहा। तो मैं उसका पीछा करने लगा। अरे ये तो हाथों के पीछे पड़ गया। आखिरकार मेरी बुलेट्स निशाने पे लगती है, रॉयल्स रॉयस स्पेक्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। चोरों, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब सुपरा और बुगाटी की बारी थी। अरे ये पागल हो गया है, खुद की गाड़ी उड़ा रहा है। रॉयल्स रॉयस की हालत देखने के बाद इनकी फट गई थी। रफ्तार बढ़ा रहे। तुम लोग भाग नहीं सकते बच्चों। अरे ये बुगाटी इतनी स्लो कैसे? ये तो 44 से ऊपर भाग ही नहीं रही है, शायद इसकी स्पीड अटक गई है। आज तो लग गया बाप। सुपरा और बुगाटी की तरफ मैं भूत की तरफ पीछे पड़ गया था।
भाई वो तो बचने की कोशिश कर। ये लोग तो मुझे अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं इनका पीछे नहीं छोड़ने वाला था। तभी अचानक से बीच में मैक्लेरन आ जाती है और वो मेरा रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसने भाई वाली हरकत कर दी जो कि इसे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। और बस इतना होने की देर थी, मैंने सही मौका देख के मैक्लेरन के ऊपर भी गोली चला दी और उसकी ऐसी की तैसी हो गई। बुगाटी और सुपरा अभी तक मुझसे बच के भाग रहे थे, लेकिन बेचारी उनकी गाड़ी उनका साथ नहीं दे रही थी। जल्दी मैं उन्हें कैचअप कर लेता हूँ और फिर बुगाटी का भी वही हाल होता है जो सबका हुआ। सॉरी बुगाटी। अरे बाप रे बाप। सुपरा अब तेरा क्या होगा, अब तेरी बारी है। मैं मरना नहीं चाहता, गाड़ी रोकता ना मैं। गोले नहीं। सुपरा का भी भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो जलते हुए रोल ओवर करते हुए पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इस पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि मैंने सारे चोरों को ठिकाने लगा दिया हो, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा देता हूँ और घुमा के रोक देता हूँ। लेकिन मैं एक गाड़ी के बारे में भूल ही गया था जो कि पीछे से आ रही थी, और वो थी फरारी जो कि मुझे चकमा देने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया और बस फिर क्या था कि एक बुलेट के अंदर ये भी ढेर हो गई। शह और मात। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैंने सारे चोरों को भगा तो दिया था, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही लगभग मैंने करोड़ों का नुकसान कर दिया। क्या ये वर्थ इट था? लेकिन क्या मैं इस रॉबरी को रोक पाया? ऑफ कोर्स मैंने बिल्कुल रोक दिया। जैसा कि आपने कहा था बॉस, मैंने उसका पूरा प्लान चौपट कर दिया। उसकी डिलीवरी पूरी तरीके से फेल हो गई। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर उसकी गाड़ियाँ कहाँ है? मैंने तुम्हें उसकी गाड़ी लाने को कहा था। सर वो पागल हो गया था, उसने हमें पकड़ने के चक्कर में खुद की गाड़ियाँ ही फोड़ दी है। ये भी ठीक है, मुझे तो बस उसके काम बर्बाद करने से मतलब था। अब देखना बगीमैन, उसका ट्रक बिजनेस कैसे ठप होता है। पहले तो सामान डिलीवरी के लिए उस पे कोई भरोसा नहीं करेगा, और जो गाड़ियाँ उसने बर्बाद की है उसका लोन चुकाते चुकाते तो वो रास्ते पे आ जाएगा। मूसा इज फिनिश नाउ। वो फिनिश होगा या नहीं होगा इसका कोई पता नहीं, पर तू अगर ऐसी चालें करता रहा तो ये कंपनी जरूर बंद हो जाएगी ट्रेवर। अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा नहीं, मिस्टर जायसवाल कहो। तुम मेरे बेटे को लाने के लायक नहीं हो। पर पापा, मैंने उसका काम चौपट करा दिया। हाँ जी मिस्टर जायसवाल, उसने पूरे गाड़ियाँ मेरे सामने ही फोड़े थे। तुम दोनों गलत दुनिया में जी रहे हो। मूसा तुमसे 10 कदम आगे रहता है। मुझे अभी अभी नागपुर से मिस्टर खुराना का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि सारी की सारी कार सही सलामत उनके शोरूम में पहुंच चुकी है। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। इसका मतलब मूसा ने हमें चूना लगाया। तो मुझे पहले से अंदाजा था कि मैं इतने हाई प्रोफाइल कार्स को डिलीवर कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इन गाड़ियों को चुराने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए जब मुझे पहली बार स्पोर्ट्स कार डिलीवर करने के लिए क्लाइंट का फोन आया, मैं उसके फौरन बाद बबलू मैकेनिक के पास पहुंच गया था और उन्हें सारी स्पोर्ट्स कार के एग्जैक्ट रेप्लिका बनाने को बोल दिया। लेकिन बबलू मैकेनिक मुझे बोलने लगे, स्पोर्ट्स कार के बॉडी रेप्लिकास बनाना तो आसान है, लेकिन V10 V12 इंजन हम गाएंगे कहाँ से? अरे बबलू भाई, ये बस बाहर से स्पोर्ट्स कार लगने चाहिए, अंदर इंजन लगे तो मारुति 800 का ही रख देना। ठीक है, तुम्हें सारे के सारे रेप्लिका कार्स 3 दिन के अंदर ही मिल जाएंगे। अब बबलू भाई अपना काम करना शुरू कर देते हैं और सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर बबलू भाई ने उस सारे स्पोर्ट्स कार का रेप्लिका बनवा लिया था। ये भले ही बाहर से स्पोर्ट्स कार दिख रहे हो, लेकिन इनके अंदर इंजन तो मारुति 800 वाला ही था। ये था मेरे प्लान का पहला पड़ाव, जबकि दूसरा पड़ाव कुछ अलग होने वाला था। ये सारी रेप्लिका कार्स को डिलीवर करना जो कि मैं खुद से कर रहा था, वो बस एक झांसा था। जबकि जो ओरिजिनल कार्स मुझे नागपुर डिलीवर करने के लिए बोला गया था, उन्हें मैंने अलग अलग ट्रक्स में जंगल के रास्ते रवाना कर दिया था। सारी लग्जरी कार्स क्लोज कंटेनर्स के अंदर पैक थी और सिर्फ मेरे कुछ ही ड्राइवर्स थे जो इस मिशन के बारे में जानते थे। ऑफ कोर्स ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली डिलीवरी थी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। वो बेचारे चोर इसीलिए तो अपनी रेप्लिका को भगा नहीं पा रहे थे और मेरा ये काम सक्सेसफुली पूरा हो गया। अरे वाह वाह सर, आपका प्लान तो लाजवाब निकला। चोरों को तो पता भी नहीं होगा कि आप ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन पास्ट में मेरे साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके, तो मुझे इस बात का अंदाजा जरूर था कि हमारी इन गाड़ियों को चुराने की कोशिश की जा सकती है। तो बस इसलिए ये प्लान बनाना जरूरी था। वो रेप्लिका कार्स को डिस्ट्रॉय करके मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन क्या करे, गंदा है मगर धंधा है। मुझे पहले ही लगा था बेटा कि तुम मूसा का कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। पर मैं दोस्ती को अहमियत नहीं देता। जो मेरे पैसे के बीच में आएगा वो साला शमशान जाएगा। पापा जी नहीं, मैं कुछ करता हूँ उसका। तुम्हें अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे घर जाओ और सो जाओ। इस मूसा के बच्चे से तो अब मैं निपटूंगा। वो जानता नहीं जायसवाल कौन है। उसने मेरे बिजनेस में हाथ डाला है। ऐसा दिन लाऊंगा उसका कि उसका हाथ भी नहीं बचेगा। मुझे डर लग रहा है। तो बस यार, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगले पार्ट के लिए धड़ाधड़ कमेंट कर दो। जल्दी से जल्दी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।